आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं बलोचिस्तान कोयटा की सेक्रेटेरिएट में, क्योंकि हमारे रियल पाकिस्तानी का ताल्लुक बलोचिस्तान खारान से है। एंड ही वाज द यंगेस्ट होम मिनिस्टर जब बलोचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी, तो ही वाज द वन जिन्होंने बहुत काम किया। और इसी जज्बे के से सरशार ही इज़ नाउ माइंस एंड मिनरल्स फाइनेंस मिनिस्टर। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी मीर शुएब नौशरवानी हमारे साथ मौजूद होंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, आपको अपने शो में वेलकम करना चाहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। आई नो आपकी मीटिंग्स चल रही थी, लेकिन आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं। अच्छा शुएब साहब, मुझे बताइएगा बेसिकली आपका जो ताल्लुक है खारान से है। और हमें ये भी पता है, क्योंकि मैंने अपने इंट्रो में भी बताया है कि 1987 से आपकी फैमिली में पॉलिटिक्स हमेशा चलती रही है। उसी लेगेसी को आप खुद कैरी किए हुए। वी जस्ट वांट टू नो कि आप इस पॉलिटिक्स में फैमिली को देखते हुए आए थे, या खुद अपनी मर्जी थी कि नहीं मुझे कुछ करना है इस मुल्क के लिए, बलोचिस्तान के लिए, अपने लोगों के लिए? वैसे मेरे वालिद साहब पहली दफ़ा जो इलेक्ट हुए वो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में 82 में। तो उसके बाद पहली दफ़ा जो है वो प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन लड़े 85 में। तो 85 ऑनवर्ड जो है वालिद साहब मेरे जो हैं 4 मरतबा इलेक्शन में जो है वो जीत के आए हैं, और ये मेरा अपना जो है तीसरी मरतबा है। पहली दफ़ा मैं 2002 में मैंने कंटेस्ट किया, तो ज़ाहिरी बात है उस टाइम काफ़ी यंग एज में था। तो वो ख्वाहिश चूँकि वालिद साहब की एक मेहनत थी, और हम बेसिकली एक मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे इस तरह का होल्ड नहीं कि आप कहें कि मौरूसी सीट या आपने जागीरदाराना सतह पे या फ्यूडल वाले तबके से ताल्लुक़ रखते हो तो आपने ये पोजीशन ली हो। मेरे वालिद साहब ने बड़ी मेहनत की है, वो एक ग्राउंड ज़ीरो से उठे हैं, और जिस तरह उन्होंने ये अपनी लेगेसी कायम की उसमें उनकी बहुत बड़ी मेहनत है। जैसे कि 94 में हमारे मुलाज़मीन के अलाउंसेस का मसला था, तो मेरे वालिद साहब खारान से कोयटा तक कोई 200-300 लोगों के साथ पैदल लॉन्ग मार्च करके आए। शायद पाकिस्तान की, मैं शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, के वालिद साहब पाकिस्तान का पहला लॉन्ग मार्च था मेरे वालिद साहब ने मुलाज़मीन के अलाउंसेस के लिए किया था। तो 10-12 तो दिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग मीर शुएब साहब, तो आपकी इंस्पिरेशन आपके वालिद ही हैं। मेरे वालिद साहब ही हैं। चूँकि उनकी मेहनत है, और बेसिकली वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो आवाम का इंतखाब था, लोगों का इंतखाब था। आप कह लें कि पीपल्स चॉइस। जो मेहनत उन्होंने लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में एज़ ए काउंसलर की थी, तो लोगों की बड़ी उम्मीदें उनसे वाबस्ता हुई, और उन्होंने डिलीवर भी किया, परफ़ॉर्म भी किया। तो चूँकि वो चीज़ मुझे भी बरकरार रखनी थी, और मैं इंस्पायर भी बहुत ज़्यादा था, और मेरी भी ख्वाहिश थी। तो 2002 में कंटेस्ट करने के बाद जिस पोज़ीशनों में मैं आया रहा, तो कोशिश बहुत की कि उस चीज़ को या उस खिदमत को बरकरार रख सकूँ। लेकिन आपने इतनी अहम ज़िम्मेदारी तब ली जब बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत जी ख़राब हाँ। थी। तो उस वक़्त क्या ज़हन में था, क्या चीज़ें थी? मैंने कहा ना कि वो उम्र होती है हमारे यहाँ कुछ और जी प्लान्स हाँ। करने की, जी हाँ, लेकिन बिल्कुल। आपने ये अहम ज़िम्मेदारी को ली और माशाल्लाह डिलीवर भी किया, तो क्या जी हाँ। कहेंगे आप? मेरी ख्वाहिश थी कि स्टेट्स में जाके वहाँ टेक्सास साउथर्न यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मैंने अप्लाई भी किया था बीसीएस के लिए। तो मेरी ख्वाहिश थी मैं जाके कंप्यूटर साइंस में कुछ कर लूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वालिदा साहिबा मेरी बीमार थी, तो उनकी फ़ौतगी हो गई, मेरा जाना नहीं हुआ। तो इस बीच में जो है ग्रेजुएशन के बाद जब इलेक्शन आए, इलेक्शन इंतखाबात में मैंने हिस्सा लिया, तो मेरी पहली सोच यही थी, जिससे मैं इंस्पायर था अपने वालिद साहब, जैसे मैंने आपसे इसका ज़िक्र किया। जो पहली पोजीशन मुझे मिली एज़ ए मेंबर प्रोविंशियल असेंबली, ये मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे इंटीरियर मिनिस्ट्री जैसी एक अहम तरीन ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो वो ज़िम्मेदारी मेरे सर पे आ गई, लेकिन वो एक बड़ा क्रूशल पीरियड था मेरी पॉलिटिकल कैरियर का भी कह लें, और बलूचिस्तान का भी कह लें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की कि ईमानदारी से जो है अपनी कोशिशें, जो फ़राइज़ हैं मेरे, वो पूरी करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस हद तक डिलीवर कर सका वो किया। क्योंकि यहाँ बलूचिस्तान में मुख्तलिफ़ मूवमेंट्स, सेपरेटिस्ट कह लें, ऐसा रेबल ही कह है। लें, जो भी कह लें, टेररिज़्म के ये सारे वाक़यात अक्सर चल रहे थे। तो मैंने बहैसियत पाकिस्तानी ये ज़िम्मेदारी महसूस की कि मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ, तो जो मेरी आवाज़ है, जो मेरा परसेप्शन है, मेरी सोच है, नौजवानों में, यूथ, क्योंकि यूथ, आप एक जवान किसी पोजीशन पे बैठता है, तो हुँ। नौजवानों की एक्सेस बड़ी ईज़ी होती है, वो कम्युनिकेशन गैप बड़ा कम हो जाता है, तो लोग अपना राय का इज़हार ख़ासकर यूथ है वो बहुत बेहतरीन अंदाज़ में कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पीरियड मेरा नौजवानों के साथ बड़ा अच्छा गुज़रा। उसी की बिना पर 2008 के इलेक्शन में, हालाँकि मोहतरमा उस वक़्त पीएमएलक्यू में थे, मोहतरमा की शहादत भी हुई थी उन्हीं सालों में, तो वो इलेक्शन भी मेरे लिए बड़ा क्रिटिकल था वो लड़ना।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कुछ बैकग्राउंड में कुछ ऐसे काम थे जो इंस्पायर कर गए लोगों को, और लोगों ने मुझे वोट किया और मैं दोबारा जीता। क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं समझती हूँ कि हम बहुत जो है तनकीद करते हैं अपने जी पॉलिटिशियन से। हाँ, आई डोंट थिंक सो कि कोई जादू की छड़ी और आपने घुमा दी और ठीक हो जाएगा। दुरुस्त कहा। इट विल गोइंग टू टेक टाइम। तो वो लेकिन फिर भी कुछ प्लान्स होते हैं, आप कुछ डिसाइड करके आते हैं कि नहीं ये चीज़ है मुझे अपने लोगों के लिए, एटलीस्ट ये तो मैं अपने लोगों के लिए करके ही जाऊँ। बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि लोगों के जो तवक्कुआत हैं बहुत ज़्यादा बड़े लेवल, बड़े पैमाने पर होते हैं, और वो पूरा करना, अगर कोई कहे कि मैं सारे काम कर दूँगा, मेरे पास जादू की छड़ी, वो झूठ कहता है, वो गलत है। जो चीज़ इस दफ़ा इलेक्शन में मैंने लोगों में, ख़ुसूसन नौजवानों में देखी है, वो कहते हैं कि जो हमारा हमारा जो सिलेक्शन है, जिसको हम मुंतखब करके किसी ऐवान, किसी जगह पर पहुँचाएँ, किसी पोजीशन पर, वो हमारे साथ ईमानदार है। लोगों को सिर्फ़ ईमानदारी की ज़रूरत है कि हमारा नुमाइंदा हमारे साथ ईमानदार है। अब देखें, एक नुमाइंदे से रिलेटेड अब ये कहना कि वो पूरी तरह मेरिट करके चीज़ें करेगा, ये दुरुस्त नहीं है। हमारे यहाँ सिफ़ारिश का कल्चर है, वो था, है और रहेगा। लेकिन उसमें वो जो ऐसी चीज़ें हैं जो गैर इखलाकी आप कह लें, या कि मतलब किसी को नौकरी देने की बात हो, वहाँ पे पैसा लगने वाली सिफ़ारिश को मैं अच्छी चीज़ समझता हूँ, क्योंकि किसी गरीब की आप सिफ़ारिश करेंगे, कहीं अपॉइंट हो गई, अच्छी बात है। लेकिन अगर पैसे की इन्वॉल्वमेंट होगी या बदनीयती की लेकिन मेरिट इन्वॉल्वमेंट पे होगी, सिफारिश हो तो ठीक है, सर मतलब आप कर सकते हैं, कोई मुस्तहिक डिज़र्विंग हो, आप उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। लेकिन वो बददियानतियाँ जो लोग नहीं चाहते, वो चीज़ें ना हो, तो लोग आपसे मुतमईन हो जाते हैं कि यार इस बंदे को हमने इलेक्ट किया है, किसी पोजीशन पर भेजा है, ये हमारी नौकरियां भी बेच नहीं रहा है, हमारे फंड, हमारे डेवलपमेंटल जो स्कीम्स हम तक पहुंचा रहा है, उस पर कोई कमीशन नहीं ले रहा। लेकिन बदकिस्मती से ये सिलसिला रहा है। आप अपनी यूथ की भी आवाज़ हैं क्योंकि आपका जी फोकस यूथ है। तो मुझे जी ये बताएं, तो फिर यही है कि एजुकेशन पे काम करना है, उनको नौकरियां प्रोवाइड करनी है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं कि आप कर सकते हैं? मैडम, इस दफ़ा जो इलेक्शन में मैं जीता हूँ, तो एक नया मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि मेरे साथ अक्सर जो नौजवान थे वो नेशनलिस्ट पार्टीज़ के थे। मेरा जो अपोनेंट था वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अख्तर मेंगल साहब के ग्रुप का था, सना बलूच साहब हैं। तो उनके पार्टी के अपने जो ओहदेदार हैं, उन्होंने मुझे वोट किया और खुलेआम वोट किया, मुझे कॉर्नर मीटिंग्स देते रहे। तो मैं अपनी, अच्छा, वो बीएसओ के जो हार्डकोर, जिनको नेशनलिस्ट का वो गढ़ कहते हैं, जिनका एक अपना एक आवाज़ है वाइस है बलूचिस्तान में, लेकिन उन्होंने भी मुझे इलेक्शन में वेरी सपोर्ट नाइस। किया। तो मेरे लिए ये एक, हालांकि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे लिए एक एजाज़ भी कह लें, लेकिन बहुत बड़ी लेकिन जिम्मेदारी भी आपका कह लें। मंशूर होगा ना, उनकी नजरिया होगा। डिमांड ये नहीं थी कि भाई खुदा न खास्ता आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़, स्टेट के ख़िलाफ़, हमारे जो है इदारों के ख़िलाफ़ अगेंस्ट जाएं, ये उनकी किसी डिमांड में शामिल नहीं थे। कुछ चीज़ें जो परसेप्शन एक बना हुआ, उसको ज़रा में चेंज करने की ज़रूरत है। ये नौजवान क्या मांगते थे कि हमें क्वालिटी एजुकेशन मिले, हमारा जो हेल्थ सिस्टम है जो बेसिक तमाम फैसिलिटीज़ से महरूम है, कम से कम इसके ऊपर रिफॉर्म्स ले आएँ, इनके ऊपर कुछ काम करने की कोशिश करें। ये वो इश्यूज़ हैं जिनको बुनियादी हक कहते हैं। मैं चाहता हूँ कि लोग डिमांड कर ही ना, हुकूमत की जिम्मेदारी हो कि बगैर डिमांड की चीज़ें पूरी करें। तो लोगों की इस तरह की डिमांड्स हैं, और मेरा फोकस भी यही है कि मैं इन्हीं पर रहूं, इसी पर अपने आप को फोकस रखूं, जितना बेहतर, जितना ज़्यादा हो सके डिलीवर करने की, इसी सेक्टर में जो मुझसे एक्सपेक्टेशन लोगों तो ने अभी रखी। रिसेंटली आपके चीफ मिनिस्टर साहब से भी मीर सरफराज बुगटी साहब से भी जी हाँ। मुलाकात रही, तो किस सिलसिले में रही? क्या आपने, जाहिर सी बात है, फिर क्या कहा कि नहीं चीफ मिनिस्टर साहब इन चीज़ों पे भी काम करने की ज़रूरत है? एक तो काफ़ी अरसे बाद मैं असेंबली में आया हूँ, क्योंकि 2013 के बाद एक गैप रहा, केसेस वगैरह की वजह से मैं उलझा रहा। अब तीसरी दफ़ा पार्टिसिपेट इस इलेक्शन में मैंने किया, और मेरे लिए मेरी खुशकिस्मती कि सरफराज बुगटी जैसा एक भाई, एक दोस्त मुझे टीम लीडर मिला है। तो उनका विज़न, उनकी सोच पूरी तरह क्लियर है, चाहे जिस पोजीशनों पे रहे हैं। मुझे उनके नीयत पर, उनकी सोच पर ज़रा बराबर भी शक नहीं। इंशाल्लाह मैं उसके साथ ही, उसका भाई बन के उसके साथ रहूँगा। जैसे आज उन्होंने एक मीटिंग रखी थी, कल्चर डिपार्टमेंट में फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों को बुलाया था, पाकिस्तान आर्ट काउंसिल से हमारे कुछ दोस्त भी आए हुए थे कराची अहमद से, शाह साहब जो है जी वो अहमद हमारे शाह साथ साहब। ही तो हमारी उन्होंने कहा फ्लाइट कि पे थे। मुझे एक फेस्टिवल कह लें, या कल्चरल या लिटरेचर के हवाले से कुछ प्रोग्राम, जिसमें हमारे आर्टिस्ट पूरे पाकिस्तान से आए, ताकि बलूचिस्तान का एक खूबसूरत चेहरा नज़र आए। हाँ बिल्कुल, उसमें उन लोगों को भी, उन स्टेक होल्डर्स को भी बुलाएं जो एक अलग सोच रखते हैं, ताकि वो भी अपनी बात करें। खुला प्लेटफॉर्म सबको दें, ताकि बलूचिस्तान का जो जो हुकूमत का इस वक्त प्रेजेंट नैरेटिव है, वो पूरी तरह खुलकर सामने है। जो हमें अच्छी तजावीज़ देगा, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। अगर कुछ गलत राहें या रास्ते या तजावीज़ निकलेंगी, हम उनको लोगों के सामने, आवाम के सामने, पब्लिक के सामने उनको डिफेंड करेंगे, उनको कन्फ्रंट करेंगे। तो उनकी पोजीशन, और अलहमदिल्ला उन्होंने फिर हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट को पूरी जिम्मेदारी दी कि आप लोगों ने पूरी तरह फैसिलिटेट करना है फाइनेंशियली, ताकि ये बाकायदा एक अच्छा प्रोग्राम फेस्टिवल के, लिटरेचर फेस्टिवल के हवाले से बलूचिस्तान में जो है कायम हो। तो आज की रिगार्डिंग मीटिंग इसी तरह थी। तो उनकी सोच पूरी तरह क्लियर है।
पिछले दिनों उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में भी सीएम साहब ने यही बात की थी कि बलूचिस्तान के बारे में, बलूचिस्तान के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के हवाले से जो भी पार्टी होगी या जो भी स्टेक होल्डर होगा आएगा, अपना इनपुट देगा, हम इंशाल्लाह उसको अप्रिशिएट करेंगे, हम उसके साथ चलेंगे। लेकिन हमारे लीगल फ्रेमवर्क के अंदर अगर वो एलिमेंट्स जो बात करना ही नहीं चाहते या उन्होंने कोई और रास्ता इख्तियार कर लिया तो उनसे डिस्टेंस रखना ही बेहतर है। अच्छा मिनिस्टर साहब, जिस तरह से हम जब बलूचिस्तान की बात करते हैं, मैं ज़रा माइंस एंड मिनरल्स पे आ जाऊँ, क्योंकि हम कहते हैं कि बलूचिस्तान में ख़जाना है, ऐसा ख़जाना जो खुदा की तरफ से है, लेकिन उस ख़जाने का सही इस्तेमाल नहीं होता। मादनियात की मैं बात करूँगी तो वहाँ पे आपकी क्या है सोच है, क्या गोल्स हैं कि किस पे काम करने की ज़रूरत है? हम सुनते तो हैं, मतलब आप यकीन माने, मतलब हम जहाँ जिधर भी रहें पाकिस्तान में, हम कहते हैं बलूचिस्तान में जी अल्लाह की तरफ से खुदा बहुत सारी ऐसी चीज़ें ख़जाने हैं, लेकिन उसको एक्सप्लोर कौन करेगा, किस तरह से काम होगा, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होगी? जाहिर सी बात है, क्योंकि आपने कहा यूथ की आवाज़ है, तो यूथ की एक्सपेक्टेशंस भी होंगी कि जी हमारे मिनिस्टर साहब हमारी आवाज़ आ गए हैं, तो यकीनन इससे हमारे लिए भी कुछ ना कुछ होगा या हमारे लिए भी रास्ते खुलेंगे। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। बलूचिस्तान मादनी वसाइल से माला माल है, हम तो ये बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। एक बड़ा बदकिस्मती हमारी, बलूचिस्तान के तमाम जो मामलात हैं फ़ंड्स के हवाले से वो चलने चाहिए थे, रेवेन्यू कलेक्शन कह लें, हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन हालत समझे, मैं कहता हूँ कि उसका सबसे बड़ा सुतून और हिस्सा माइन मिनरल्स डिपार्टमेंट को होना चाहिए था, हमारी मादनियात को होना चाहिए था, लेकिन हम उसको पूरी तरह यूटिलाइज़ नहीं कर सके जिस हद तक हमें करना था। ऐसा नहीं कि विल नहीं थी, बाज़ लोगों की विल थी, हमारे इंस्टीट्यूशंस भी इसमें अपनी विल दिखाते रहे, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन देने के हवाले से कोशिशें करते रहे, इसमें कई हमारे फोर्सेस के लोग शहीद भी हुए हैं। कहने का मतलब ये कि हमें प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको ओनरशिप लेनी होगी बलूचिस्तान की। मेरा अपना एक सोच है, लेकिन चूंकि अभी डिपार्टमेंट चार्ज मैंने अज्यूम किया है, फर्दर मुझे जाना है, ब्रीफिंग लेनी है और चीज़ों के अंदर जाना है, वो जो फ्लाज हैं या जो कमी बेशियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश करनी है। लेकिन मेरी अपनी जो राय सोच है कि बलूचिस्तान को चलना चाहिए, किसी ग्रांट के तहत नहीं, बलूचिस्तान चले अपने मादनी वसाइल से चले। इतना पोटेंशल, इतने मादनी वसाइल मौजूद हैं कि बलूचिस्तान मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान को चला सकता है। अब बेहतर एक टीम मिली हुई है, तमाम इंस्टीट्यूशंस हमारे साथ हैं, फेडरल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं हमारे साथ हैं, हम कोalition में हैं, जरदारी साहब, इस वक्त एक अच्छी पोजीशन में बलूचिस्तान आ चुकी है। एक हमारे पास फार्मूला जो है रेकोडेक का आ चुका है। अब इसके अलावा हमें लोकल लोग हैं पाकिस्तान के जो हैं, हमारे पाकिस्तान नेशनल लेवल पर जो इन्वेस्टर हैं, हम उनको भी इंकरेज करेंगे कि आए इन सेक्टरों पे जो है काम करें। मैं अक्सर कहता हूँ कि हम अगर स्टार्ट लें कहीं पर भी, हम एक्सप्लोर करते हैं, कोई मिनरल्स एक्सप्लॉयटेशन करते हैं वहाँ पे उनकी, उससे हम काम करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जिस एरिया में हमें ये चीज़ दरियाफ्त हो हम उसको निकालें, उस पर काम करें, उस मिनरल्स पे एक बेहतरीन सा मॉडल हम उस एरिया को बनाएं, हॉस्पिटल्स के हवाले से, स्कूल्स के हवाले से, ताकि वो लोग ओनरशिप लें कि हमारे एरिया से जब ये चीज़ें निकल रही है इसका बराह रास्त फ़ायदा हम लोकल्स को पहुंच रहा है। उसके बाद ज़ाहिर है प्रोविंस का एक बहुत बड़ा ज़िम्मेदारी होता है उसको चलाने का, फिर फेडरल कई टैक्सेस होते हैं जिससे फेडरल गवर्नमेंट को भी बड़ा फ़ायदा पहुँचना होता है। तो मेरे ख्याल से अभी इंशाल्लाह इसकी ब्रीफिंग लेंगे। कमियाँ बहुत हैं, जैसे कोल माइनर्स का मैं डिटेल ऐसे अभी तक ख़ुद जाके विज़िट करूँगा, प्रैक्टिकली देखूँगा, लेकिन मैं बहुत तकलीफ़ में जाता हूँ कि जो 3-3, 4-4 हज़ार डेप्थ में जाके कोल माइनिंग करते हैं, उनके पास एक हॉस्पिटल नहीं हो, उनकी सेफ्टी के लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स ना हो, तो बहुत अफसोस होता है कि जिस सूबे की, अच्छा आजकल वो रॉकेट साइंस वाली बात नहीं कि हमें नासा से जाके कोई चीज़, कोई प्रेजेंटेशन या उनसे कुछ लेक्चर लेने हों, आजकल यूट्यूब में सारी चीज़ें मौजूद हैं दुनिया में, हमारे पाकिस्तान में, हमारे अपने प्रोविंसेस में, मुख्तलिफ जगहों में, जैसे पंजाब है और पंजाब का माइनिंग सेक्टर है, KPK का है, हमारे पास मॉडल मौजूद हैं। तो अब अच्छे मॉडल्स लाएंगे इंशाल्लाह, जो पहले हमारे ब्यूरोक्रेसी में अच्छे ऑफिसरांस थे जिन्होंने अच्छे प्रपोजल लाए हैं कि हमारे रेवेन्यू को हम किस तरह बढ़ा सकते हैं मादनी वसाइल से, तो उन पर इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि मादनी वसाइल की बात हो रही है, सबसे पहला जो कंसर्न होता है वो सिक्योरिटी होता है, अगर मैं गलत ना हूँ। तो मुझे ये बताएं, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस पे जाना चाहूँगी, क्योंकि आप जो है अपनी जब होम मिनिस्ट्री में थे तो आपने बलूचिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बड़ी करीब से देखा है। तो अब मुझे ये बताएं कि अब क्या सिचुएशन है, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी यहाँ पे सिक्योरिटी वाइज या दीगर जो है चीज़ों में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर होगी, तो आप कोई भी मिनिस्ट्री हो, XYZ हो, तो फिर आप कुछ डिलीवर कर सकते हैं। पहला तो आपकी सिक्योरिटी आ जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि अभी कुछ इस तरह की आइडियल सिचुएशन है, कुछ बेहतर सिचुएशन है, क्या इस पे जो मजीद आप जो जितने भी आपने जो प्लान्स किए हैं उस पर काम किया जा सकता है? बेहतरी लाई जा सकती है मजीद। देखें, हमें तो एक्नॉलेज करना पड़ेगा, हमारे फोर्सेस ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं,
और पूरी तरह जो है वो मैदान में उतरे हुए, जो उनके कैपेसिटी में बन रहा है वो बलूचिस्तान के लिए कर रहे हैं, जाने दे रहे हैं। हमारे जो हैं शोधा उनको देख लें। बलूचिस्तान का जो इशू है उसको समझने की ज़रूरत है। आपके साथ टेबल में कहीं आपने तो कई दसों दफ़ा कहा है कि हमारे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। आप देखें जिन लोगों ने फरारी कमांडर्स थे उन्होंने सरेंडर किया, उनको खुशी से पुरअमन लाइफ गुजारने की गवर्नमेंट ने इजाज़त दी और उनको फैसिलिटेट भी किया, कई मौक़े दिए। डॉक्टर मालिक साहब का गवर्नमेंट था, नवाब सनाउल्लाह साहब का था, या जाम कमाल साहब का पीरियड था। कुछ अभी हमारे सीएम साहब हैं कई दफ़ा कह चुके हैं कि हमारे लिए मुज़ाकरात के सब के लिए दरवाजे खुले, लेकिन ये भी देखना होगा कि अगला बंदा कौन आपके साथ बैठ के मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अब यहाँ मसला ये है कि अगर हमारे नेशनलिस्ट हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, कदर करते हैं, उनकी चेहरायों को हम अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या उनके पास वो मैंडेट मौजूद है उन लोगों का जो बात करना चाहते हैं? पहले तो हमें वो स्टेक होल्डर्स ढूँढने होंगे जो बात करने और लीगल हमारे फ्रेमवर्क में हमारे साथ बात बैठने के लिए तैयार हैं। इसके लिए सीएम साहब ने जो एक इनिशिएटिव लिया, एक कमेटी भी मैं भी उस कमेटी में हूँ, एक बना दी है कि अपोजिशन पार्टीज़ के साथ रब्ता करें ताकि एक अच्छी राय मिले, हम अपने सूबे को अमन व अमान की तरफ ले जाएँ। देखिए जंग आपकी जो फ़ोर्सेस हैं वो शहादतें भी दे रहे हैं, जंग भी कर रहे हैं, मतलब जहाँ-जहाँ उनकी पोस्टिंग होती है, जिन जगहों पे बैठे होते हैं, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि जिस तरह की लाइफ़ वो गुज़ार रहे होते हैं। लेकिन हम एक्नॉलेज नहीं करते, हम एप्रिशिएट नहीं करते, उनकी ओनरशिप नहीं लेते। ये भी एक बड़ा ज़ुल्म है उनके लिए। बग़ैर पॉलिटिकल सब मैं समझता हूँ अभी अल्हम्दुलिल्लाह सीएम साहब की सरबराही में जो है अभी हम एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, एक्नॉलेज तो वैसे भी कर रहे हैं कि कौन शहीदों के कुर्बानियों को जो है नहीं समझेगा। लेकिन ये कि अच्छी पोजीशन की तरफ हम जा रहे हैं ताकि खुलकर डायलॉग भी हो साथ-साथ, लेकिन हम अपने शोधा को भी ना भूलें। तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जब अमन-ओ-अमान होगा, कोई भी डिपार्टमेंट होगा परफ़ॉर्म कर पाएगा। प्रायोरिटी अमन-ओ-अमान है, उसके ऊपर काम हो रहा है। इंशाल्लाह सबसे इनपुट लेंगे, उस पर एक अच्छी पॉलिसी गवर्नमेंट जो है बलूचिस्तान लेकर आएगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप सिर्फ इस अमन-ओ-अमान के हवाले से, क्योंकि एक लॉन्ग रन, इसको आहिस्ते-आहिस्ते बहुत टाइम लगना होता है कि आपको एक कौमी दायरे में बाज़ लोगों को लाना पड़ता है, जो न्यूट्रलाइज़ होकर कौमी दायरे में आ चुके हैं उनको फैसिलिटेट हो, एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन साथ-साथ आपको गवर्नमेंट के डेली जो रूटीन है, आपके डिपार्टमेंटों का ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव जो इश्यूज़ हैं, उन सबको भी साथ-साथ लेकर चलना पड़ता है। तो उस वक़्त आपके पास कोई इससे अहम ज़िम्मेदारी नहीं थी, आप जी हाँ। एमपीए थे, अपनी जी हाँ। कौम की आवाज़ ही थे। जी हाँ। लेकिन उस वक़्त भी आपने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया फ्लड के हवाले से। मैं यही सवाल कर रही थी कि वो जी ऐसा हाँ। कौन-सा फ्लड आया था और फिर आपने जो जी हाँ। वज़ीर आज़म साहब से जो जी हाँ। फंड्स के हवाले से बात की थी। ये मैम 25 जुलाई को लास्ट ईयर आया था खारान में, तो खुशकिस्मती से मैं मौके पर पहुंच गया था, वरना मुझे भी बड़ा उस पे परेशानी हो जाती। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया, कुछ खातिर ख्वाह ना कर सका, लेकिन ये कि 2 दिन तक पूरे शहर में एक-एक घर तक पहुंचने की पूरी कोशिश की। अच्छा, लोग बड़ा खुश हुए इससे कि मतलब इन हालात में हमारे पास हमारे घर हमारे पूछने आए। आप किसी को सोने का पहाड़ भी दे दें, अगर उसकी ज़रूरत के वक़्त में आप सिर्फ़ सलाम करें, उसके साथ खड़े रहें, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे पॉलिटिकल फ़ायदे और मेरे लिए एक सबक भी हुआ कि आपको लोगों के साथ खड़ा होना है। जब तक आप लोगों के साथ उनकी सख्ती मुश्किल वक़्त में खड़े रहेंगे तो लोग आपको एप्रिशिएट करेंगे, आपके साथ चलेंगे भी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मेहरबानी से बस वो एक नीयत थी कि मैं जाके अपने लोगों के साथ बैठूँ। अच्छा, उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम भी, शहबाज शरीफ साहब थे, तो उनके पास एक मीटिंग हमारी कोई अगस्त के मंथ में बनी, मेरे ख़्याल से ग़ालिबन 1 या 2 अगस्त का था। तो उनके पास यही घरों के मैं मसाइल लेकर गया। तो उन्होंने जो है आगे एनडीएमए को मार्क कर दिया कि इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, इनकी कंपनसेशन के लिए मामले को आगे चलाएँ। चूँकि फिर बाद में कुछ ऐसे हालात आ गए, फिर ये इलेक्शन का लम्हा भी आ गया। तो लास्ट टाइम मैं लाहौर में मैं पीएम साहब से मिला था, उस टाइम वो पीएम नहीं थे। तो उनसे मैंने ये कमिटमेंट ली, उन्होंने कहा कि ठीक है आप आएँगे, हम इसको परस्यू करेंगे केस को। देखिए यही बात है ना, अगर आपके अपने मसले मसाइल आप सही जगह पे पहुंचा दें तो मसले हल हो जाते हैं। बिल्कुल। बस ये पहुंचाने एक वाली नीयत बात चाहिए होती है नीयत मैडम, चाहिए नीयत होती है। चाहिए और होती एब्सोल्युटली है। राइट। जी हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि हम एक सोच देखते हैं, हम आवाम जो है बड़े आसानी से तनकीद करते हैं अपने सियासतदानों पे जी हाँ। कि वो इस तरह से कर रहे हैं, करप्शन एवरीथिंग। जी हाँ। लेकिन अब मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि आप अपनी आवाम से क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्या करें कि जो आप लोगों के काम में और आप लोगों की चीज़ों में आसानी हो सके। लोगों के मुतालबात अगर बुनियादी मसाइल की हद तक है, ये जो कलेक्टिव कामों की तरफ है, तो उनका बड़ा अच्छा, मैं ज़्यादातर अपने लोगों को जो है ये तबलीग करता हूँ, उनको समझाता रहता हूँ कि हम बड़े इज्तिमाई सूरत के कामों की तरफ जाएँ जिसका बेनिफिट आने वाली नस्लों तक और मौजूदा इज्तिमाई तौर पर लोगों तक पहुँचे। इस चीज़ की प्रीचिंग मैं करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह लोग कन्विंस भी इस बात से होते हैं। जैसे कि मैंने
अभी लोगों को कहा कि इस दफ़ा मेरी कोशिश होगी कि अपने शहर में कोई मास्टर प्लान लेकर आऊँ, जिससे अर्बन फ्लडिंग का जो एक ख़तरा हर साल हमारे ऊपर मंडलाता है और गरीबों के घर सारे तबाह हो जाते हैं, इससे हमारी जान छूट सके। तो लोगों ने पूरी तरह जो है मुझे सपोर्ट की, यकीनदहानी भी करे। देखें, आपको लोगों को बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तो लोग इससे कन्विंस भी होते हैं। मेरे ख्याल से छोटी छोटी चीज़ों पर हमें प्रायोरिटीज़ अभी ले जानी अपनी एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम की तरफ। तो लोगों को जब आप प्रीच करेंगे, समझाएंगे, तो लोग कन्विंस भी होते हैं। तो मेरी भी आप लोगों की तवज्जो यही है कि इस तरह के इज्तिमाई नौयत के कामों की तरफ, और ऐसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, इनको बेहतर करने की तरफ लोगों की सोच हो, तो इंशाल्लाह फिर आपके लीडर्स भी उसी तरफ काम करेंगे। ये बताए तनकीद को किस तरह से लेता है? मैं खुश होता हूँ। मैं ढूंढता हूँ अपने अंदर कि वो कमी मुझ में है या नहीं है। अगर है तो उसको दूर करने की कोशिश करता हूँ। जब आप अच्छा काम करते हैं और आपकी जो चीज़ें अचीवमेंट्स हैं अपने लोगों की लिए जो कर रहे हैं, जब लोग मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं कि अच्छा यूर पाकिस्तानी, अच्छा पाकिस्तान से, नाम तो बाद में आता है क्योंकि आपकी पहचान पाकिस्तानी है, तो कैसा लगता है आपको? मेरा नज़रिया इसी पे रहा है और बचपन से इसी तरह सीखा है। जिस माहौल में तरबियत पे आई है, वही सीखा है कि मुल्क से प्यार करना अनकंडीशनली, किसी लालच, किसी ओहदे के लिए नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन 10-12 सालों में अगर मैं पॉलिटिक्स, इन चीज़ों से आउट हो चुका था, बाहर था, केसेस में था और बहुत मतलब इनोसेंट था, लेकिन फिर भी केसेस में था उन चीज़ों में। लेकिन ये जो दिल में वो जो मोहब्बत थी, वो कभी पीछे नहीं गई। किस तरह की चैलेंजेस का आपने सामना किया, इतने अरसे आपने फिर जाके किया, तो उसमें आपने हिम्मत नहीं हारी, तो ओवरऑल इन चैलेंजेस को किस तरह से लेंगे, क्या बात करेंगे, आवाम के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखने वालों को ये लगता है कि कामयाब इंसान है जी, सौदे पे पहुंच गए हैं, वोट मिल गए हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस दिन से मैंने ओहदा संभाला है, मैं पहले बहुत खुश था, बहुत मुतमईन था, लेकिन यकीन करें उस दिन से अभी तक परेशान हूँ। क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मेरे टारगेट्स हैं, अल्लाह करे वो कोशिश अच्छी नीयत के साथ कर रहा हूँ, वो टारगेट्स पूरी कर पाऊँ। जो सिस्टम मेरे साथ काम कर रही है, ज़ाहिरी बात है, ना मैं प्रोफेशनल हूँ, ना कोई एक्सपर्ट हूँ फाइनेंस का। मैं कह लूँ कि मेरे पास इस तरह की क्वालिफ़िकेशन मौजूद है जो मैं बहुत बड़ी चेंजेस लाऊँ। हाँ, इंटेंशन मेरी है कि जो रिफॉर्म्स, जो अच्छाइयाँ मैं ला सकूँ सूबे में, ख़ासकर अपने जो डिपार्टमेंट मेरे साथ हैं, तो उनके अंदर लेकर आ सकूं, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। तो कोशिश मैं यही कर रहा हूँ। हाँ, साथ साथ तनकीद देखें, तनकीद एक हेल्दी जो एक माहौल होता है, एक हेल्दी डेमोक्रेसी होती है, एक आपको सुनना पड़ेगा उन चीज़ों को। आप उन चीज़ों को जो है फरामोश, इग्नोर नहीं कर सकते। मैं उनको पार्ट समझता हूँ। अगर मुझे कोई तनकीद नहीं करे, मैं फिर और ज़्यादा परेशान होता हूँ कि क्यों शायद सब बुरा चल रहा है। क्योंकि जब अच्छा चल रहा होता है, ज़रूर कुछ इस्लाह की गुंजाइश हमेशा मौजूद है। अब जितने भी अरस्तू बन जाएँ, सुकरात बन जाएँ, लेकिन इस्लाह की गुंजाइश आपकी ज़िंदगी में रहती है। तो मैं इस्लाह को बड़े पॉजिटिव अंदाज में लेता हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इन चीज़ों को बेहतर कर सकूँ। मैंने कहा ना कि अहम ओहदों पे जाने का मकसद ये कि आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाना, आपका टाइम भी लगता है, आपको टाइम देना पड़ता है। फिर आवाम वहाँ पे शिकायत करती है, क्योंकि आप ज़ाहिर सी बात है, आप यूर अ पब्लिक फिगर, आप लोगों में जाते हैं, उनकी शिकायतें सुनते होंगे, पहले भी सुनते होंगे। तो अब वो सिलसिला रहा है उसी तरह से या नहीं रहा? दोस्त हैं, फैमिली भी और इलाके के लोग भी कि उस तरह टाइम अब दे नहीं पा रहे। लेकिन जब वो मेरे साथ रह कर 1-2 दिन मेरी सूरत-ए-हाल देखते हैं, फिर कन्विंस हो जाते हैं कि नहीं आपके एक्सक्यूज़ जो थे वो जायज़ थे। ज़ाहिर सी बात है, अभी आपको भी हमारे नाज़रीन देख रहे होंगे, पूरा पाकिस्तान, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहना पैगाम चाहेंगे? ये देना चाहता हूँ कि हमें अपने मुल्क से प्यार करना चाहिए, अपने मुल्क के इदारों के साथ प्यार करना चाहिए। हमें उन तमाम तनकीद से गुरेज़ करना चाहिए जिससे हमारे मुल्क की सलामती को नुकसान हो। हमें उन रास्तों से दूर, क्योंकि देखें आज जब हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, हुकूमत में, अपोजिशन में हैं, मतलब जिन हालात से गुजर रहे हैं, ये वक्त बदलना होता है। कल को हम अच्छी पोजीशनों में जाएंगे, अच्छी पोजीशन, बुरी पोजीशनों में जाएंगे, लेकिन मुल्क ने वहीं पे रहना है। हमें बात, सोच, नज़रिया वही रखना है जिससे हमारे मुल्क को नुकसान ना हो। तो हमें वो रास्ता इख्तियार करना चाहिए। नहीं, बहुत शुक्रिया आपकी। इसी बात को मैं अपने मैसेज में भी कंटिन्यू करना चाहूँगी। वी विश यू गुड लक, और आप जो काम करें अल्लाह उसमें आसानी करे। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थे हमारे पाकिस्तानी मीर शरीफ साहब। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और उनका यही कहना है कि अपने मुल्क से प्यार करें, लेकिन ये जो प्यार है ना, आपने अपने दिलों में नहीं रखना, प्लीज़ उसको एक्सप्रेस करें। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि मैं ये कहती हूँ, आप ज़िंदगी में जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, वकील हो, या कोई भी आप छोटे मोटे प्रोफेशन में हो, ईमानदारी के साथ करें, रिज़्क़ हलाल कमाएं और दूसरों को तकलीफ़ ना दें। ये भी बहुत बड़ी बात होती है, और एक्सप्रेस करने से ये होता है कि सामने वाले को पता चलता है कि अच्छा जी, ये जो है ये प्यार है और इसने एक्सप्रेस किया है। इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।